हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। आज हम मैथ के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये 2022 का मैथ का प्रीवियस ईयर का पेपर है। ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। हर एग्जाम में ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एसएससी जीडी हो गया, आपका सीएजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, एमटीएस सीएचएसएल हो गया। ये हर एग्ज़ाम में आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको ऐसे ही हूबहू प्रश्न तो नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो हूबहू मिल जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो इसके बेस पर मिलेंगे। तो मैं आपको वो हर तरीका बताऊंगा जो आपको आपके लिए एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको देखते ही मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें से यदि आपकी पकड़ इस पर अच्छी होगी तो इसमें से कुछ सवाल ऐसे होते हैं, 10 सवाल लगभग ऐसे होते हैं, अच्छी पकड़ है तो आप उन्हें देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। ओनली क्विक थ्रो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किए हैं ऐसे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताऊंगा इनके क्विक और फास्ट आपको इसके मेथड बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़िए। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। ठीक है, 4 अलग अलग रास्ते हैं, ध्यान से देखिए। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है? आपको पता होगा कि औसत गति कैसे निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती है हमारी औसत चाल होती है। ठीक है, तो अब आपको बता दूं मैं ये कैसे निकालना है, आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है कि आप इसे डायरेक्ट ज़्यादा लिखने पर बिलीव मत किया करिए, जितना हो सके माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में जल्दी कर पाएँ। ये देखिए, आपको क्या निकालना है, टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। तो ये देखिए, ये दूरी तो यहाँ दी हुई है, तो आप जल्दी से गो थ्रू करें, इन्हें देखें कितनी दूरी हो गई। ये कितनी हो गई, 20 और 15 35, 35 और 10 कितनी हो गई, 45, 45 और ये 20 कितनी हो गई। आप इसे तुरंत एक क्विक थ्रू करें और तुरंत यहाँ ऐसे लिख लीजिए, कितनी हुई, 20 और 35 और 10 45, 45 और 20 कितना होते हैं, 55 और 65 और 4 69। ठीक है, अब ये तो टोटल दूरी होगी हमारी। अब हमें क्या करना, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब समय कैसे निकालते हैं, आपको पता है, दूरी बट्टे चाल। ये चाल हमारी दी हुई है, तो 5 से इसमें 20 में भाग दूंगा, कितने हो गए, 4, 5 चौक 20। इसी 3 से 15 में दूंगा, कितने बार गए, 5 बार। ये टाइम निकाल रहा हूँ, इस यहाँ कितना टाइम लगेगा, 2 का 10 में भाग दो प्लस 5, यहाँ कितना, 4 का भाग 24 में प्लस 6, ये होगा हमारा कुल टाइम। कुल दूरी बट्टे कुल समय, ये जोड़ देना, 6 और 5 11 और 5 16, 16 4 20, तो कितना हो गया, 69/20। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, ये पॉइंट हटेगा, ये जीरो हटा गया, यहाँ पॉइंट लगेगा, इसे काटिए, 3.45 ये आ गया आपका किलोमीटर पर आवर। देखिए, कुछ था इसमें, बिल्कुल ईजी था। तो आपको ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा लिखने पर बिलीव नहीं करना, आपको ज़्यादातर कैलकुलेशन माइंड में करनी है। मैं आपको बता रहा था, यहाँ आपको माइंड में इसे जोड़ लेना था, कितना हो गया, माइंड में यही तुरंत लिखते जाना। ये लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको कि 5 दिया बंदा 3 बार गया, ऐसे एक कोने में लिख ले, यहाँ 3 घंटे लगे, यहाँ पर एक, यहाँ 4 घंटे लगे, या 3 घंटे लगे, या 5 घंटे लगे, इस तरह से, और तुरंत इसकी कैलकुलेशन करें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसे देखिए, आप इसको अच्छा तरीका बताऊंगा मैं आपको, इसको 1 मिनट देखिए इसे। ये क्या कह रहा है, 5x-2y, और ये अनुपात का साइन लगा हुआ, अनुपात x-2y बराबर 9:17। तो 9x और 13y का मान ज्ञात कीजिए, 9x बट्टे 13y। देखिए, पहले तो आप x और y का मान निकालना चाहें, यहाँ ऐसे निकाल सकते हैं। आप इसे बट्टे में मत लिखिए, आपको मैं तरीका बताता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, आपको कैसे क्या करना है वो बताता हूँ। ये जो पास वाला है, ये 9, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, और ये 17 का दूर वाले में, इस तरह कीजिए आप, पास वाले का पास वाले में, दूर वाले का दूर वाले में। तो ये 17 का गुणा करिए, 17 पंजे 85, अपने मन में रखिए, 85 हो गया। 85 एक्स का है, ठीक है, 85 एक्स। और फिर इस 9 का इसमें करोगे, 9 दूनी 9 एकम 9, तो 9 एक्स हो गया। तो ये अब देखिए, ये बराबर के उस तरफ है, ये इस तरफ है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, क्योंकि ये 17 पंजे 85 प्लस के, और 9 ये भी प्लस के हैं, तो ये इस तरफ आएंगे, माइनस के हो गए, तो माइनस के 9x इस तरह। ठीक है, इसी तरह देखिए, अब 17 दूनी 34, माइनस के 34 हैं, ये 34 बाई हैं। ठीक है, और ये 9 दूनी 18, ये भी माइनस के 18 हैं। तो ये जब उस तरफ जाएंगे, ये बराबर के उस तरफ माइनस के, ये इस तरफ आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम इसे उस तरफ भेज दें और इसे इस तरफ ले आएँ। तो ये आप 34 और 18 का अंतर ले लीजिए, आप डायरेक्ट कितना होगा, 16 होगा। डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको तरीका। तो ये यहाँ पर ये बाई हो गया। तो अब आपके पास इतना बचा, 76x माइनस के 16y, ये बचा आपके पास। ठीक है, अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि x/y कितना होता है, 16/76, इतना हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना का है
9x/13 तो यहाँ 9 से गुणा कर दें ऊपर, ठीक है, यहाँ 9 से गुणा, एक मिनट पेन चेंज करता हूँ, यहाँ 9 से गुणा, ठीक है, और नीचे कितने हमें 13 बनाने, नीचे हमें 13 से कर दिया, तो इधर भी 9 से और इधर भी 13 से, बस ये आंसर है। अब इसे काट दीजिए आप, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 से काट दिए 19 चौक 76, ठीक है। अब इसका गुणा कीजिए, 9 चौक 36 बट्टे 13, 19 का गुणा करना 247 से ही आएगा, ठीक है, 247, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो कुछ था इसमें, कुछ नहीं, बस आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आपको कितना समय लग रहा है। तो अब आपको मैं दोबारा से एक बार बता दूं आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखिए, आपको ये जो पास वाली चीज़ है उसके पास में गुणा, दूर वाली है उसका दूर में, तो आप जल्दी से कैसे करेंगे, 17 पंजे 85, एक्स का किया है और यहाँ पर एक्स का कितना है, 9 एकम 9, तो 85 और 9x का क्योंकि साइन सेम है तो इसका अंतर ले लो, 85 और 9x का अंतर लेंगे 76x, जो बड़ा हो उसे प्लस रखें, ठीक है। यहाँ भी देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो सेम यहाँ साइन है इनके, तो यहाँ पर कितने होगा, 17 दूनी 34, 34 22 हो गया, और यहाँ से 9 का इसमें करोगे 2 में कितना होगा, 9 दूनी 18, 34 18 का अंतर ले लो, 16 22 हो गया, तो बस इसे बराबर रख दो, ये x का मान है, ये 16 22 का मान है। ये आपको पता है ये सामने के बराबर होते हैं तो इस तरह मान होते हैं आमने सामने, तो x का मान 16 हो गया, 16 22 का मान हो गया 76, 16/76 बराबर x/22, ठीक है। अब इसे आपको क्या करना, 9 से गुणा करना था, क्योंकि ऊपर देखिए 9x पूछ रहा है तो अब ऊपर 9 से गुणा कर दें, नीचे 13 पूछ रहा है, अब 13 से गुणा कर दें, तो जो इधर किया वही इधर करो, 9/13 गुणा कर दिया हमने। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लें तो ये आपका आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट, नेक्स्ट देखिए इसे क्या है। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। देखिए उसने छूट भी 20% छूट दी, उसको छूट देने के बाद उसे 10% की हानि भी हो गई। अंकित मूल्य पर उसे कितना छूट देनी चाहिए जिससे कि उसे वस्तु पर उसे 420 रुपये का लाभ हो। तो देखिए आप इसे बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, आप इससे कन्फ्यूज ना हो। देखिए वो आपसे क्या पूछ रहा है कि एक डीलर 72,000 रुपये में अंकित मूल्य है, तो आप अंकित मूल्य 72,000 पर आप पहले तो 72,000 ये लिखिए, इस पर 20% की छूट दी उसने, क्या मतलब है 20% का, यहीं 4/5 में बेची है उसने। आपको फ्रैक्शन वैल्यू तो पता होगा, 4/5, 5 से इसे काट दीजिए, इसे 5 से काटें, ये 20 बार कटा, ठीक है, 2 जीरो 20 बार कटेंगे क्योंकि 2 जीरो का मतलब 100 होता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 20 चौक 100 80, तो 80 का गुणा 72 में कर दें, 72 गुणा 80, ये होगी मेरी वैल्यू, ये बचा। अब आप सॉल्व कर भी सकते हैं इसे, क्योंकि 8 का गुणा आसान होगा, 00 ये आएंगे, 8 दूनी 16 और 8 7 56 1 57, यानी कि उसने बेची है 57,600 रुपये में। इसी वजह से उसे कितना रुपये, ये 10% का हानि हुई है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये इस पर जो बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है, ये एसपी आ गया, ध्यान से समझना, ये एसपी आ गया। लेकिन अब वो चाहता है कि इस पर ना बेचकर वो इसे बढ़ाकर बेच दे, जिससे कि वो उसकी 10% की हानि ख़त्म हो जाए। तो अब आप एक बात बताएं, मैं इस पर उल्टी लगा दूं, जैसे 10% का मतलब होता है 1/10, हानि हुई तो कितना होगा 9/10, ठीक है। तो अब आप ये बताइए ये वैल्यू कितने की है, ये वैल्यू है 9 की। अब हमें निकालनी कितने की, 10 की, क्योंकि हानि हो रही है। अब आप मुझे बताएं, ये मुझे हानि हुई है तो अब मैं लाभ कमाना चाहता हूँ, यानी कि मुझे हानि होकर इतने बेचिए, 57,600 में बेचिए, तब मुझे हानि हुई है। तो मुझे फ़ायदा कब होगा, जब ये तेज़ बिचेगी। तो तेज़ कब बिचेगी, जब इसके अंश में इसके छोटी चीज़ आएगी और हर में बड़ी आएगी। तो ये जो 9 छोटे हैं और ये बड़े हैं, मुझे महंगी बेचनी है, तो ये 10 ऊपर रखूँगा मैं। तो इसका मतलब 10 से ऊपर गुणा करा दूँ और 9 से भाग दे दूँ, ठीक है। तो अब मेरी मैगी बिचेगी जिससे मुझे फ़ायदा होगा। तो ये देखिए यहाँ काटिए इसे, 9 से, 9 छक्के 54, ठीक है, कितना बचा 3, और 3 या 36 होगा, 9 चौक 36, तो ये 64,000 रुपये की हो गई। अब इसे कोई ना लाभ है ना हानि है, ये इसका सीपी हो गया, सीपी हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए जिससे कि उसे उस वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। अब देखिए अब उसे 440 का लाभ कमाना है, तो ये तो उसका सीपी हो गया, लेकिन लाभ कितना कमाना है उसे। अब देखिए इसमें 440 और जोड़ दें, तो 64,000 में आपको 440 यदि जोड़ोगे तो कितना होगा, 0 4 4 बराबर 4, तो 64,440 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ समझिए, अब मेरा ये क्या हुआ, 64,440 मेरा ये हो गया एसपी, मुझे ये एसपी हो गया। लेकिन क्या कह रहा है, अब छूट कितनी देनी है, 72,000 पर ही तो देनी है छूट। अब छूट कितनी देनी है जिससे कि इतना का लाभ हो। तो अब जो 72,000 से ये 64,000
ये 440 बच्चे हैं, इनका अंतर ले लो कितने बचे हैं। तो ये 72,000 थे और ये 64,000 है, मैंने इसे 65,000 पूरा मान लिया। 65,000 तो कितने बचे? 560 बचे मेरे पास यहाँ। 1 मिनट इधर लिखा था। 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, या कलर इसका ये ग्रीन रखता हूँ, ठीक है। अब आप बताइए मुझे 72,000 में से ये 64,440 में घटाऊँगा तो कितना बचेगा मेरे पास? यहाँ देखिए, तो मेरे पास बचा 7,000। 1 मिनट, 7,560 ये बचा मेरे पास। तो इतनी मुझे छूट देनी है, ठीक है। मैं, ये मेरी एसपी हो गई क्योंकि मैंने इस पर 440 का लाभ लिया है। इतनी मेरी छूट देनी है मुझे। बात कितनी देनी है मुझे? 7,560 की, लेकिन देनी कितनी पर है? 72,000 पर। अब बस इसे समझिए आप। 1 मिनट, इसे मैं इरेज करता हूँ। देखिए 1 मिनट। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है। अब देखिए आप, कितना बचा था? 1 मिनट, 7,560। अब छूट कितने भी देनी है? 72,000 पर इंटू 100 पर यही कितनी आएगी? इसे 0 से 0, 0 से 0, ये 2 उड़ गई, ये यहाँ से कैंसिल हुई। अब इसका आप इसमें भाग दे दीजिए, जितना आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए यदि आप ऐसे समझिए, 756 है ये बचा है यहाँ पर, और ये 772 है। अगर मैं यहाँ पर 720 कर देता, 720 प्लस 36, ठीक है, बट्टे 72, तो 72 से ये कितने बार कटता? 10 बार। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन 10 से थोड़ा ऊपर जाएगा। तो देखिए 8 तो हो नहीं सकता, 9 बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो 10 से थोड़ा ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि 72, देखिए ये 36 72 से पूरा नहीं कटेगा। तो 36 बट्टे 72 बचा, तो ये 72 1/2 हो गया, यानी 0.5। तो 0.5 ये बचा, तो 10 ये 0.5 ये, तो 10.5 बचा कि नहीं? तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 10.5 का राइट आंसर है ए। देखिए मैं दोबारा इस सवाल को बताता हूँ, ये इसमें थोड़ा आपको घुमाया गया है, लेकिन आपको नहीं घूमना है। आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिए। देखिए बहुत आसान है। देखिए दोबारा देखिए सवाल को, क्या कह रहा है इसमें। एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 रुपये में अंकित मूल्य किया, उसका अंकित मूल्य कर दिया उसने 72,000, ठीक है। 72,000 अंकित मूल्य है इसका, ठीक। लेकिन उसने अंकित मूल्य पर 20% छूट दे दी। अब आप बताइए, एक चीज़ आप हमेशा अपने माइंड में रखिए कि आपको जब भी एमपी पर छूट दी जाएगी तो आप एसपी पर पहुंचेंगे, यानी विक्रय मूल्य पर। और जब भी आपको सीपी पर आप लाभ या हानि लोगे, प्रॉफिट या लॉस, तब भी आप एसपी पर जाओगे। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपको छूट मिलेगी तब भी आप एसपी पर जाओगे, और यदि लाभ हानि होगी तब भी आप एसपी पर जाओगे। बस इसी का यहाँ खेल है पूरा। यहाँ देखिए कैसे होता है। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए अब क्या होगा, 72,000 रुपये पर आपको किसी ने छूट दी 20%, यानी कि 4/5, ठीक है। तो जो 5 की चीज़ थी अब वो 4 में बिच रही है। देखिए छूट का मतलब है आपको कम मिली है। तो कम कम मिलेगी जब आप डेनोमीटर में बड़ी संख्या रखेंगे और नोमिनेटर में छोटी, तो ठीक है। और सीधी सी बात है, हम सीधी सीधी हमने अपना फॉर्मूला लगाया है। तो अब ये यहाँ पर आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 64,000 कितना बचा था उस टाइम? 64,000 ही बचा था, ठीक है, यही बचा था। 64,000 आपका आंसर आ गया। ये 64,000 आपने 64,000 में कोई वस्तु बेच दी। एसपी हो गया ये। मैंने कहा था कि आप एमपी पर जब आप छूट दोगे तो एसपी, ये हो गया एसपी, ठीक है। लेकिन कहना क्या चाह रहा है? देखिए ये कहना चाह रहा है कि इस पर हमें 10% की हानि हुई है। तो 10% की हानि कब हुई है? हानि हमेशा सीपी एसपी पर होती है, मैंने आपको बताया। तो आप ये समझ लीजिए आपका सीपी है ये, इस पर आपको 10% की हानि हुई है। तो 10% की हानि का मतलब 9/10 में बेची है कोई चीज़, ठीक है। अब हानि हुई है, तो ये तो सीपी पर आप हानि लोगे तो क्या पहुँचोगे? एसपी पर। लेकिन एसपी कितना दिया आपका? 64,000 यही दिया हुआ है। अब आप एक काम कीजिए, ये 10 से इधर भाग में या गुणा में जाएगा, तो ये 10 यहाँ हो गया। ये 10 गुणा में है, यहाँ इसके नीचे भाग में जाएगा, 9 हो गया। यही चीज़ तो मैंने वहाँ डायरेक्ट की थी, जो आपको नहीं समझ में आई होगी कि मैंने 10/9 मैंने कहा था आपको 10% हानि हुई है, यानी 9/10। तो मैंने कहा था इसे उल्टा लगा देते हैं, यानी 10/9 उल्टा। अब आप समझना क्यों लगाया था, क्योंकि ये मुझे हानि मिली है इस पर, एसपी है मेरा, एसपी है 64,000 में बेचने पर हानि हुई है। अब मैं अपना मूल एस सीपी निकालूंगा, तो जिससे क्या है कि मूल सीपी मेरे जो हानि हुई है वो हानि नहीं होगी। हानि लाभ जो कुछ हुआ है मुझे, यहाँ हानि हुई है, तो इसका मतलब मैंने कम में बेची है। तो अब मेरा सीपी क्या होगा? ज़्यादा रहा होगा। तो ज़्यादा के लिए मुझे ऊपर ज़्यादा से गुणा करने पड़ेगा और नीचे कम से भाग देना पड़ेगा, जितना कम से। तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट बता दिया है 10/9 से होगा, ठीक है। यहाँ से हुआ है वो, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो आप समझ में आ गया होगा, बस यही इसका मेन टॉपिक था इसमें। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि जब 64,000 थे मेरे, 64,000, और उसमें 440 प्लस मुझे लाभ भी लेना था, तो कितना हुआ? 64,440 ये बचा। अब इस और अब वो कह रहा है 72,000 में से अब कितने रुपए की छूट दूँ कि इतने में बेचे अब वो।
तो कितने की दी थी 7,560 की, कितने पर 7200 पर। इस तरह से आपको 72,000 पर कैलकुलेट करना था। आपका 10.5 आंसर राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जो शायद ही आपने पहले कभी पढ़े हों, जो आपके लिए हर एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है। एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ, 95,000 आप कमाते हो, 75,000 कम खर्च करते हो, आप बचाते कितने हो 20,000। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ कोने में लिख लीजिए 20,000। ये आपकी सेविंग है 20,000। ठीक है, मान ली आपकी सेविंग है। अब क्या कहता है, आय में यदि 18% की बढ़ोतरी की जाए और व्यय में 12% की बढ़ोतरी, तो आय आपकी कितनी थी 95। आप 95 मान लीजिए, 1000 छोड़िए आप, 95 इस पर 18% की आपको बढ़ोतरी करनी है, तो 59/50 ये हो गया। ठीक है, कैसे किया, 18%, 18 को 2 से काटना आप, 2 से ये 9 बचे और यहाँ 50 बचेंगे, क्यों नीचे 100 आता है, तो 50 पर 9 जोड़ोगे तो 59 हो गया। अब इसे आप काट सकते हैं, 5 से काट दिए 19 बार, 5 से काटी 10 बार। ठीक है, 10 जीरो हटाएगा या पॉइंट लग गया, यानी कि आप 5.9 का मल्टीपल कीजिए 19 में, तो 19 नमा 171 और कितना बचा 17, और 19 पंजे 95, 95 में 17 जोड़ दीजिए, ये आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है, 7 5 12 और कितना जोड़ना 17, 9 1 10 11, 1 से 12 हो गए। ठीक है, 1 से 12 पॉइंट एक अंक बाद है तो यहाँ लगाता है मैंने, तो 112.1 ये इसका मल्टीपल आया है। अब देखिए आगे क्या करना है, ये तो हो गया इसका मल्टीपल, तो कितना होगा मेरा। अब देखिए क्या होगा, मैंने यहाँ 3 जीरो ये हटा के चला था, मैंने सिर्फ 95 माना था, तो आप ये 3 जीरो फिर से लगा सकते हो, तो यहाँ 1 और 2 तीसरी जीरो से ये हट जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा आपका 1,12,100। ये आपका, अब आपकी नई जो आय है वो 1,12,100 हो गई। ठीक है, आप ध्यान से समझना, नई आय आपकी ये हुई। अब वो क्या कह रहा है कि आपके खर्चे में भी 12% ही वृद्धि कर रहा है। खर्चा आप पहले कितना करते थे, 75,000 करते थे। ठीक है, 75,000 में आप 12% वृद्धि कर दीजिए, 12% 4 से काटते हैं, 4 तिया 12 और 25 यानी 28, यहाँ पूरा लिख लीजिए, तो 28/25 कर दीजिए, 25 तिया 75, सिंपल है, 28 तिया 84, तो 84,000 हो गए। तो पहले जो खर्चा आप 75,000 कर रहे थे वो अब 84,000 करना पड़ रहा है, और पहले हमारी बचत थी 20,000। ठीक है, अब आप बताइए कि अब 84, 1,12,100 कमाते हैं, 84,000 खर्च करते हैं, तो कितना बचाते हैं आप। यहाँ से 1 लाख तक जाएंगे 16,000 ये, और 16 और 12,000 28,000 100 रुपये आप बचत करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि आपकी बचत में बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो देखिए पहले 20,000 बचाते थे, अब 28,100 कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, यानी 8,100 यानी 8100 बचा रहे हैं। अब यही आपसे परसेंटेज पूछा है, आप इसे सिंपल निकाल सकते हैं। 1 मिनट में से हटा रहा हूँ, कितना आप बचा रहे हैं 8100, कितने पर बचा रहे हैं 20,000 पर। ठीक है, ये आपके परसेंटेज में निकाल लीजिए। ठीक है, अब कितना बचा 81/2, तो 81/2 आपको पता होगा 40.5 होता है, 40.5%, तो ये आपका राइट आंसर है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था, 40.5 यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। देखिए आप इसे फिर से कन्फ्यूजन ना हो, पहले तो आपसे दे रखा है उसका पहले की जो आय, उसके बाद उसका खर्च, तो जो आय में से खर्च घटाओगे तो आपकी बचत आएगी कितनी 20,000। 20,000 दोबारा उसने क्या किया है, उसने दोबारा क्या किया कि उसने अपना खर्च बचत में उसने 18% वृद्धि की दी, वो सॉरी आय में, तो कितनी होगी 1,12,100 ये होगी उसकी। अब उसने खर्च में भी 12% बढ़ाया है, 12 ही बढ़ाया 12, तो खर्च हो गया 84,000। तो बस यही पूछ रहा है कि अब 1,12,100 कमाता है और 84 खर्च करता है, तो कितने बचाता है 28,000, 28,100 बचाता है। तो अब ये पूछ रहा है पहले से कितना ज़्यादा बचा रहा है, तो पहले 20,000 बचा रहा था, अब 28,100 बचा रहा है, तो 8,000 यानी 8100 ज़्यादा बचा रहा है, कितने से 20,000 से। बस यही पूछ रहा था इसका परसेंटेज वैल्यू, तो आपको निकाल दिया, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्या है ये, दिव्या ने एक कार 3,50,000 यानी 3.5 लाख में खरीदी और उसे 4,35,000 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत कितना। ये देखिए बहुत ही ईजी है, कितना लाभ हुआ, यहाँ 3.5 लाख में खरीदी
और 4,35,000 में बेचती, तो ये देखिए उसे 1 लाख और 15 और कम की दी, यानी 85,000 का उसे फ़ायदा हो गया। जीरो ना लगाएं, फिर भी आप केवल 85 से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 85,000 फ़ायदा हुआ कितने पर, 3.5 लाख पर, क्योंकि उसने खरीदी तो 3.5 की ही थी। ठीक है, अब 100 पर कितना होगा ये लाभ, तो आप 2 जीरो ये काट सकते हैं, ये 2 जीरो ये यहाँ से कट गई। अब आप काट सकते हैं 5 से, ये 5 से 17 बार कटा। ठीक है, और ये 5 से 7 बार, तो 170/7, ये आपका 24.3 आंसर आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए इस सवाल को देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी भी है। देखिए कैसे होगा, आपसे पूछ रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर। आपको कोई देखना व्यास 14 है, तो यानी कि त्रिज्या हमारी 7 होगी। आपको जल्दी से देखना है। ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताइए। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का योग पूछा है 2πr/h प्लस क्या होता है 2πr²। देखिए मैं बताता हूँ कैसे क्या होता क्या है। देखिए ये हमारा एक बेलन है, ठीक है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं बताता हूँ, देखिए मैं जितना आपको इस ग्रीन से करूँगा वो आप समझना। ये ग्रीन से मैं कर रहा हूँ, तो ये आपको जो दिख रहा है ये ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये यहाँ से, सॉरी बीच वाला नहीं, ये बाहर बाहर की ये आपको ये दिख रही है ऊंचाई ये। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना आ जाता है, ये अगर मैं रेड वाला, आप रेड वाला देखना, रेड वाला, ये अगर रेड वाला पार्ट इसमें जोड़ दूंगा, ये वाला ये एक वृत्त बनता है। वृत्त का फॉर्मूला आपको पता है πr² होता है। नीचे वाले का भी πr², ऊपर वाले का πr², तो कितना हुआ πr², 2πr², जो मैंने ये लिख दिया। और ये क्या होता है 2πrh, ये दोनों का साइड वाला ये क्षेत्रफल होता है इसका 2πrh, तो वो मैंने ये लिख दिया। तो 2πrh तो ये हो गया, और πr² ये हो गया, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये साइड वाला और ये पूरा मिलाकर ये संपूर्ण हो गया। और क्या पूछ रहा है, और इससे केवल ये पूछ रहा है, केवल ये, तो केवल के लिए ये है सिर्फ 2πrh और प्लस संपूर्ण। तो बस यही निकालना आपको। देखिए तो अब मैं इसे इरेज करता हूँ 1 मिनट, आप इसे देखें, इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आपको बस इसका फॉर्मूला इसमें पुटअप कर दीजिए। देखिए यदि मैं 2πr और 2πr और 2πr कॉमन ले लूँ, देखिए तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ क्या बचा h प्लस यहाँ क्या बचा h प्लस यहाँ क्या बचा 2πr ले ली r, ये बची। तो अब आता है ये मुझे h 2h हो जाएगा, और r यहाँ मान लगा दी। h कितना है मेरा 2, 2 यहाँ पर प्लस 2 यहाँ पर 4 हो गया, प्लस r यहाँ 11 7 ही थी, हाँ 14 थी, 14 के आधे 7 रहेगी, तो 7 2 9 2 11। तो इसका मतलब इसकी जगह पर मैं 11 लिख सकता हूँ। तो आप ध्यान से देखें, इसकी जगह पर मैं 11 लिख दूंगा। इसकी जगह पर मैंने 11 लिख दिया। ठीक है, 11। अब देखिए 2πr, इसका आपको मान लगा देना है, 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान कितना था 7 गुणा 11, इसे काट दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 गुणा 11 कितना होता है 484, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष बाद भालुओं की संख्या, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, वो कह प्रति वर्ष 3% से बढ़ रही है, यानी कि आपको बता दो 100 से प्रति वर्ष 103 हो रही है। 2 साल बाद कितनी होगी, तो फिर से 103 होगी। बस आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या कह रहा है, यदि भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष पूर्व, यानी कि आपको ये वैल्यू दे रखी है उसने, ये कितनी दे रखी है 21,218, 21,218 दे रखी है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है, तो देखिए इसे आप कैलकुलेट कीजिए, 103 से ये पक्का कटेगा। ठीक है, मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि मुझे अभी 7 ही क्वेश्चन हो पाए, तो अभी 20 क्वेश्चन तक पहुंचना है, और टाइम ड्यूरेशन आपको पता है 25 मिनट का हो चुका है, तो मैं थोड़ा फास्ट चलना चाहूँगा।
आप इसे मैं कैलकुलेटर बता देता हूँ। ये यहाँ से आप काट दीजिए, ये इससे अवश्य कटेगा। और फिर यहाँ पर क्योंकि देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ अवश्य कटेगा, क्योंकि यहाँ देखिए सब इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो इसे आप सोल्व कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे देखिए। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिलें खरीदी और 180 रुपये में खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के बीच मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। वो आपसे कह रहा है विशेष कुछ नहीं है। आप देखिए 180 रुपये में उसने 40 तो पेंसिल खरीदी हैं और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे हैं। तो देखिए क्या है, तो आप एक पेंसिल एक पेन का मूल्य निकाल लीजिए। यहाँ पर 180 पेंसिल हैं, कितने 40 रुपये की, 40 पेंसिल 180 की हैं। यहाँ पर कितनी है 180 रुपये में 24 मिल रही हैं, 2 दर्जन यानी 24। तो इसे काट दिए 0 से 0, 4 से इसे काट दिए कितने बार 4.5 बार, यानी 9.5 9/2 4.5 बार कटेगा। इसे काट दीजिए आप 6 से काटिए, 36 18 30 हो गए, 6 से काटिए 4 4 30/4 यानी 7.5 7.5। इन्हीं का अंतर पूछ रहा है, 7.5 का अंतर 4.5 घटाना आप कितना बचा 3। तो यही 3 आपका राइट आंसर है। 7.5 में से 4.5 घटाओगे 3 बचेगा, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये देखिए ये सवाल बेहद आसान सवाल है। देखिए क्या पूछ रहा है। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च करता है। तो ए की आय बताइए। देखिए यहाँ पर शेष लगा होता तो ये अलग तरीके से होता। यहाँ देखिए अब इसे हम जोड़ देंगे, 45 ये प्लस 5% वृद्धाश्रम पर कितना होगा 50%। अब आपसे बताइए 50% जब खर्च कर रहा है, यहाँ पर कितना दे रहा है 28,500, तो 50 की वैल्यू 28,500 हुई कि नहीं हुई 28,500। तो यहाँ 100% की लानी है तो यहाँ 2 से गुणा करूँगा, यहाँ भी 2 से। तो 28,500 का 2 गुना कितना होता है 57,000, क्योंकि 28 दूनी 56 होते हैं, तो 56,000 तो ये सीधे हो जाएंगे। 500 के दूनी 1,000 होते हैं, तो 57,000 हो गए। तो ये आपका राइट आंसर हो गया 57। इसमें कुछ नहीं था, पूरी बेहद आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए सवाल को देखिए, ये भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप इसे पढ़ें। आपको कैलकुलेटर लग सकता है लेकिन ये बहुत ही आसान हो जाएगा जैसे मैं बताऊंगा। देखिए एक पेंटिंग को 12 दिनों में और दूसरा बी 8 दिनों में, सी 10 दिनों में पेंट कर सकते हैं। यह दिनों की संख्या लगभग हम पूछा आपसे, ज्ञात करें कि ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी सी दोनों मिलकर उससे एक दिन छोड़कर उसका साथ देते हैं, यानी एक एक दिन ऑल्टरनेट देते हैं। यदि पहले दिन ए काम करे, तो देखिए आप समझिए वो ये कह रहा है आपसे कि ये इतने दिनों में कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन ए अकेला काम करेगा और दूसरे दिन बी आएगा उसकी साथ करने, तीसरे दिन सी आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा, फिर 5वें दिन सी आएगा। इस तरह से करना है। तो देखिए पहले आप ये बताइए मुझे, आपने पढ़ लिया। देखिए 12 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा 120। 120 इनकी मैं एफिशिएंसी निकाल देता हूँ। 12 में इसका भाग दोगे 120 में 10 आ गई इसकी, 8 का भाग दोगे 15 और इसका दोगे 10 का कितनी आ गई 12। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, ए की आ गई 10, बी की आ गई 15 और सी की आ गई 12। ठीक है, अब आप इतना ध्यान रखें, स्पेस कम है थोड़ा, मैं इसे इरेज करूँगा। देखिए अब फिर भी बता देता हूँ। पहले दिन एक अकेला करेगा, वहाँ लिखा हुआ है, तो एक दिन में कितना कर देगा 10। टोटल करना कितना 120। 10 या 10 इसमें से निकाल दूँ मैं तो कितना बचा 110। अब ये 110 है, ये आपस में ये के साथ पहले ये आएगा पहले दिन, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये। अब आप ये मान लीजिए आपको सिर्फ इतना काम करना है, 120 आप भूल जाइए, आपको करना है इतना। तो अब आप बताइए 1 मिनट, अब मैं आपसे यहाँ एज करता हूँ। देखिए आपको 110 काम करना है। पहले दिन कौन आया ए कितना करता है कितना उसकी एफिशिएंसी कितनी थी 10। अब उसकी सहायता कौन करेगा पहले दिन आकर के बी कितना करता था 15। तो पहले दिन में कितना काम हुआ 25। ठीक है, दूसरे दिन उसकी सहायता करने कौन आएगा, यहाँ तो ए पक्का रहेगा, वो कितना उसकी कितनी थी ये 10 12। ठीक है, तो 10 और 12 कितना होगा 22। तो देखिए पहले दिन में काम 25 हुआ, दूसरे दिन में 22, तो दोनों दिन में कितना काम हुआ 47। तो 47 काम हुआ 2 दिन में, 2 दिन में काम हुआ है। तो ठीक है, आप इसे ऐसे देख लीजिए, हमें 110 करना है तो 2 दिन में आप 47 काम कर सकते हैं। तो यहाँ 2 से गुणा करें तो 4 दिन में कितना करेंगे आप 94 काम करेंगे। 5 दिन में कितना करेंगे, या 2 से और गुणा कर दूँ तो 8 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा निकल जाएगा। तो आपने 94 कर लिया। ठीक है, अब ये और यदि 5 दिन का निकालोगे तो ज़्यादा निकल जाएगा। तो आपने यहाँ देखिए 94 काम कर लिया है, 94 4 दिनों में, और 94 ये हो गया। और आपको ध्यान हो उससे भूल जाइए, एक दिन आपने पहले भी काम कर रखा है। लेकिन यहाँ 110 में से या 94 निकालोगे तो कितना बचा 16। ठीक है, अब ये 16 काम वापस से कौन करेगा, देखिए आप
4 दिन काम किया है। पहले दिन कौन आया, ए के साथ बी आया, दूसरे दिन सी आया, तीसरे दिन बी आया, चौथे दिन सी आया। अब फिर से कौन आएगा, बी आएगा, यहाँ बी आएगा। देखिए पहले दिन बी आया, फिर सी आया, फिर बी आया, फिर सी आया, अब फिर बी आएगा। ठीक है, अब 5वें दिन कौन आएगा, बी आएगा। तो देखिए अब बी कितना काम करता था, ए करता था 10, बी करता था 15, तो कितना हो गया 25। तो बस 16/25 कितना हुआ, ये 0.6 के समथिंग कटेगा 5, लेकिन वहाँ अप्रॉक्स पूछा है आपसे, क्योंकि अप्रॉक्स देखिए तो कितने दिन हो गए, 4 दिन तो ये हो गए, ये वाले 4 दिन, और 1 दिन आप पहले काम कर चुके हैं, जो 10 मैंने बताया था आप पहले कर चुके थे। मैंने बताया था आपको कि 120 में से ये 10 निकाले थे, तो 10 1 दिन आप पहले ए कर चुका था, तो 4 और 1 कितना होगा 5 दिन, और प्लस ये 0.5 और जोड़ दीजिए 0.5, तो 5.5 दिन आपको लगेंगे। ठीक है, लगभग 6 लग जाएंगे पॉइंट, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 5.4 दिन। ठीक है, आप इसे समझ लेना, बहुत ही आसान है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए उसमें कुछ नहीं था कि आप इनकी सबकी एफिशिएंसी निकाल ली आपने, कितनी थी 10, 15, 12, ये एफिशिएंसी है इनकी। अब आपसे कह रहा है पहले दिन तो ए अकेला करेगा, तो ए ने 10 काम कर दिया, 120 में से 10 निकालोगे 110 बचे। अब दूसरे दिन कौन आएगा, इसके साथ ए के साथ बी आएगा, तीसरे दिन ये आएगा, तो ये आपस में ऑल्टरनेट करेंगे। ठीक है, तो एक दिन में ये पहले दिन 25 कर लेंगे, दूसरे दिन इसके साथ ये मिलेगा तो कितना कर देगा 22, 25 22 47 हो गया। तो ये 2 दिन में 47 कर रहे हैं, 4 दिन में कितना करेंगे 94, 94 करेंगे, 94 110 करना, 16 बचे 16। अब 5वें दिन कौन आएगा, ये ए के साथ ये आएगा, ये बी, तो ये 25 के हिसाब से अब लगा लें, आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए आप इस सवाल को देखिए, ये सवाल पढ़िए से बेहद आसान है। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं 4 बच्चे उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए आपने एकदम पढ़ लिया, अब आप इसके एकदम अपने माइंड में इसे जल्दी सोचिए। 5 महिलाएं, आप यहाँ लिख भी सकते हैं 5 महिलाएं 8 दिन में, तो यहाँ लिख दिए 5m गुणा 8 बराबर कितने, 8 बच्चे, 8 बच्चे को बी लिख देता हूँ, कितने 10 दिन में। तो आप यहाँ से देखिए 8 से 8 कैंसिल, 5 से ये 2 बार कैंसिल, तो m बराबर 2 आ गया और बच्चे बराबर 1 आ गया। यानी महिलाएं किसी काम को एक दिन में 2 काम करती हैं और बच्चे एक दिन में 1 काम करते हैं, क्योंकि देखिए m यहाँ 2 है, तो m के सामने यार ये 2 होगी और यहाँ पर कुछ नहीं 1 बचा, तो ये बच्चों का 1 हो गया। ठीक है, तो आपको पता चलेगा महिला बच्चों से 2 गुना काम करती हैं। तो अब आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं, काम कितना है। देखिए पहले क्या, 5 महिलाएँ 8 दिन में करती हैं, तो 5 महिलाएँ लेकिन एक महिला एक दिन में कितना करती हैं, 2, तो 5 महिलाएँ कितना करेंगी। ठीक है, इंटू काम कितने दिनों में, 8 दिन में, 5 दूनी 10, 8 और 10 अट्ठे 80, टोटल वर्क हो गया 80। अब हमें कराना किससे है, ये 80 वर्क कराना में 2 महिलाएं और 4 बच्चे से, लेकिन एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 2, तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना करेंगी, 4। ठीक है, ऑब्वियसली बात है 4 काम हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही 4 बच्चे हैं, तो एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है, एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है, तो 4 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे 4 दिन में, तो ये 4 हो गया, तो 4 ये और 4 ये कितना हो गया 8, 8 से भाग दीजिए, 10 दिन लगेंगे आपको उस काम को कराने में। तो ऑप्शन आपका सी आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है 10 दिन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये क्या है कि √6, √8, √21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो देखिए ये बेहद आसान सवाल है, ये आप इसे अंडर रूट समझ के बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको पता होगा चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जैसे इसे इसके बट्टे में, इसे इसके बट्टे में, जो चौथा है उसे आप x मान लें। ठीक है, देखिए √6 बट्टे √8 बराबर √21 बट्टे x, बस इतना करना है आपको। लेकिन ये देखिए यहाँ से मैं इसे तोड़ कर लिखूँगा, देखिए कैसे, यहाँ लिखता हूँ मैं √6 को इस तरह लिख सकते हैं, √3 गुणा √2 इस तरह लिख सकते हैं, √8 को 2 √2 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर √21 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, √3 गुणा √7। ठीक है, बट्टे में x। देखिए √3 से ये √3 में, 1 मिनट पेन चेंज करता हूँ, √3 से √3 कैंसिल, √2 से ये √2 कैंसिल, तो बचा कितना, इधर कुछ नहीं बता, तो x इधर पहुंचा, 2 इसका इधर गुणा करेगा 7 में जाकर, तो 2√7, बस ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान हो गया, 2√7, ये ऑप्शन राइट आंसर। बिल्कुल भी पेशेंस रखना, आपको घबराना नहीं है, मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे आपको विदिन सेकंड में। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि मैंने किए हैं एग्जाम में ऐसे। देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी कार की गति सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे। देखिए जो गति रही होगी उससे आधी करते,
तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय अधिक लगेगा, इस पर ध्यान दीजिए, अधिक लगेगा। ठीक है, एक्चुअली टाइम नहीं बताना है, अधिक कितना लगेगा। तो देखिए आपसे ये बताइए, ये तो समय है, ये दूरी है, तो चाल कितनी होगी आपकी 240/5। 240 को आप ऐसे समझ लीजिए 24 × 10। अब इसे 5 से भाग देना आसान हो गया, 5 दूनी 10, तो 24 दूनी 48। तो आपकी चाल क्या होगी 48। अब क्या कह रहा है, चाल आधी कर दीजिए, हमने 24 कर दी। ठीक है, इसी चाल से आपको गति आधी गति से वही यात्रा यानी 24 240, तो 240 की यात्रा मुझे 24 से चलनी है, तो कितना टाइम लगेगा 10 घंटे। तो टोटल 10 घंटे हो गए यहाँ पर। लेकिन क्या कह रहा है, कितना अधिक लगा, पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब मुझे 10 घंटे लग रहे हैं, तो कितना टाइम में एक्स्ट्रा लगा 5 घंटे। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा कितना टाइम लगा आपको, तो आपको 5 घंटे एक्स्ट्रा लगा, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए इस सवाल को देखिए, ये उसी टाइप का सवाल है जो मैंने आपको पहले कराया था। देखिए उम्मीद करता हूँ, चलिए मैं खुद ही करा देता हूँ, आप क्या करोगे। देखिए इसे आपको इसके अप्रोच देखिए कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 40% छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। वहाँ हानि हो रही थी, यहाँ लाभ है। तो 2400 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु को दुकानदार कितने मूल्य क्रय करेगा, उसके लिए क्रय मूल्य उसका कितना होगा, सीधी बात है। देखिए ये आपको यहाँ देखना है अंकित मूल्य कितना है, 24 से 100 रुपये, तो 2400 रुपये यहाँ लिख लीजिए। पहले छूट कितने दे रहा है 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, देखिए 20% की 1/5, 40 की 2/5, तो इसका मतलब वो छूट दे रहा है, तो 5 में से 2 घटाओगे 3/5 बची, तो ये हो गई उसकी। ठीक है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। यहाँ समझिए आप, ये जो है वो SP बचा मेरा। पहले अब मैं बेसिक से करा देता हूँ। SP बचा। अब SP ये इसे काट दी, इसे मैं 20 बार काट सकता हूँ, आपको बताया था ये 00 100 होता है, तो ये 20 बार कट गया। ठीक है, 24 दूनी 48, 480 × 3, 3 से कर दिए 0, 3 24 और 2 बचे, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, ये इतना हो गया। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 3 चौक 12 और 2 14, ये हो गया 1440 हो गया। ठीक है, अब ये मेरा SP निकल कर आया, SP कितना आ गया मेरा 1440। लेकिन क्या कह रहा है वो, इस पर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो आप बताइए, जब मैंने कोई चीज़ अपने लाभ पर बेची है, तो इसका मतलब मैंने अधिक में बेची है, तो मुझे अब वो कम में कर दूं तो मेरा वो क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, तो इस पर लाभ है तो कितना हो गया 6/5। तो आप मुझे बताइए कि मेरी ये अधिक वैल्यू है, मुझे कम करना है, तो कम करना है तो ऊपर मैं 5 को रखूँगा, नीचे 6 को रखूँगा, मुझे कम करना है, तो 6 से इसे काट दीजिए। ये का है 6 दूनी 12 और कि 6 चौक 24, ये कितना होगा 240, 240 × 5 कर दीजिए 0 और 5 चौक 20, 0 और 5 दूनी 10, 2 12, 1200 हो गए। ठीक, तो ये 1200 आपका CP निकल कर आ गया। 1200 क्या निकल कर आया CP आपका 1200 आ गया। देखिए मैं आपको इसका अप्रोच बताऊंगा, एक लाइन में भी ये होगा। देखिए 1200 आ गया, ये आपका राइट आंसर। अब देखिए एक लाइन में कैसे होगा, ये देखिए, देखिए समझिए, यहाँ समझिए कि आपको 2400 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर आपको छूट दी है 40%, तो छूट का मतलब 3/5। ठीक है, ये क्या हुआ SP, मैंने आपको बताया था MP पर जब छूट दी जाएगी तो आप SP पर जाओगे, और जब CP पर लाभ या हानि लोगे तब भी SP पर जाओगे, तो आप SP पर आ गए। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ है, आपको पता है लाभ हमेशा CP पर होता है, और ये मेरा SP है, तो मैं इसी को उल्टा लगा दूँ तो SP पर हो जाएगा। तो देखिए उल्टा कैसे लगाऊंगा, 20% के मतलब होता है लाभ का 6/5, तो इसका उल्टा कर दो 5/6 कर दो। ठीक है, तो ये SP पर हो गया। देखिए और सिंपल हो गया, और सिंपल हो गया जी, 3 से ये 2, ये देखिए 1200 बार। देखिए उससे कहीं गुना लाख गुना बेहतर, क्योंकि 5 से भी 5 कटा, 3 से भी ये, बस आपका 2 को भाग देना था। तो ये देखिए ये है ना बेस्ट सॉल्यूशन। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप MP से यदि छूट दोगे तो अब भी SP पर जाओगे, CP पर आप लोगे या हानि लोगे तब भी आप SP पर जाओगे। तो देखिए सिर्फ एक लाइन का सॉल्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ, इससे बेस्ट आपको सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। तो आप बने रहे मेरे साथ, मैं आपको ऐसे ही और बेहतरीन सॉल्यूशन बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये क्या है, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, निश्चित दूरी है, और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ ये क्या होता है, 2 गुणा दोनों चालों का गुणनफल, 64 × 16 बट्टे में चालों का योग, 16 और 64 कितना होगा 80। इसे आप कैलकुलेट कीजिए, 16 पंजे 80। अब देखिए नीचे 5 है ना, तो 5 से 2 कटता है ना 64, तो आपको दिक्कत होगी। तो मैं नीचे 10 बना दूँ, 10 बनाने के लिए मुझे नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कर देता हूँ। तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, तो 4 का गुणा 64 में कर दीजिए आप। 4 चौक 16 की 4 हासिल 1 और 4 6 24 1 25, नीचे कितना होगा 10, 10 का मतलब है 0, तो यहाँ लगा दीजिए आप पॉइंट हटाकर,
ये लीजिए, 0 हटाया, एक पॉइंट लगाया, तो 25.6 ये आपकी औसत चाल हो गई, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक था ना, बिल्कुल बेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको कैलकुलेशन में मैं ऐसी बताऊंगा जो आपको बहुत ही आसान लगे। चलिए ये सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, अब इसे ध्यान से देखें कि 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, जो ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ये घंटियाँ पुनः कब बजेंगी? देखिए इसमें ऐसे सवाल जब पूछे आपसे, अंतराल पर बजती हैं, पुनः कब मिलकर बजेंगी दोबारा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम लेना होता है। अब देखिए एलसीएम की भी मैं आपको तरीका बताऊँ कैसे लेंगे। आप पैसे कहते हैं सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल ढूंढते हैं, तो आप 45 का मल्टीपल ढूंढने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आप ये काम कीजिए, आप इसमें कॉमन फैक्टर देखिए, इसमें ऐसी कौन संख्या है जो प्रत्येक को काट दे। आप 3 से देखिए, 3 से मैं इसे काटता हूँ, ये 4 बार कटेगा 12, ये 6 बार, ये 8 बार, ये 12 बार, ये 15 बार, ठीक है। अब आपको ये संख्या छोटी हो गई, 3 आपको ध्यान रखना, 3 से इसे डिवाइड किया है, तो अब आपको पता होगा 4, 6, 8, 12, 15, इसका तो पता होगा आपको 120 एलसीएम आता है, ये तो सबको पता है 120 आता है। तो आप बताइए मुझे 120, तो एलसीएम ये हो गया, मैंने 3 से इसे काटा था प्रत्येक को, तो इसमें 3 से गुणा कर दिया। अब देखिए ये तो मेरा मिनटों में है, सेकंडों में, सेकंडों में मैं इसे मिनट में बनाना चाहूँगा, क्योंकि 9 बजे के बाद तुरंत सेकंड नहीं आएगा, 9 घंटे हैं, घंटे के बाद मिनट आएगा, मिनट के बाद सेकंड आएगा, तो मैं इसे मिनट में लेकर आना चाहता हूँ। तो इससे 60 से भाग दे दूँ, तो 60 से इसे काटेंगे 2 बार, और 3 दूनी 6, यानी 6 मिनट बाद ये दोबारा फिर बजेंगी। तो ऑप्शन क्या है, देखिए 9:06, यानी 9 बजे शुरू हुई थी और 6 मिनट बाद फिर बजेंगी, तो यही 9:06 पर दोबारा ये फिर बजेगी। तो ये बहुत आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना व्यास पूछा है आपसे, त्रिज्या नहीं, व्यास, यहीं त्रिज्या निकलेगी, वो डबल करनी होगी। तो देखिए आपसे क्या है, आप पहले बताइए शंकु का आयतन क्या होता है, क्योंकि पिघलाया जाएगा तो आयतन में ही अंतर आएगा, आयतन ही हमेशा फिक्स रहता है। देखिए क्योंकि आयतन है तो आयतन हम फिक्स रखे, कैसे कि आयतन किसी भी कोई कितनी भारी है कैसी है वो आयतन पर डिपेंड करती है। तो यहाँ आयतन देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है इसकी 3, 9 है, 81, एच कितनी है 15 है, ठीक है, आपको याद रखना है, बराबर ई। अब देखिए अब इसका आयतन कितना होगा, ये क्या है बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई में कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यदि बेलन की 45 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी, एच की जगह 1 मिनट में 45 रख देता हूँ, ठीक है, एच की जगह मैं 45 रखता हूँ, 1 मिनट, पाई आर स्क्वायर इंटू 45, ठीक है, ये 45। अब देखिए मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ, पाई से पाई मेरा यहाँ कट रहा है, देखिए पाई से पाई मैंने कैंसिल कर दिया, और 3 से इसे काटना, 15 5 बार, ठीक है, 8 5 कितना हो गया 40, कितना सॉरी 81 था, ये 81 है, 81 है, तो 81 गुणा 5 बराबर कितना हुआ आर स्क्वायर इंटू 45। देखिए आप 9 से काटिए, 9 पंजे 45, ठीक है, और 9 निम्मा 81, 5 से इसे काटना, 5 से कटेगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचा 9, तो आर बराबर कितना आ गया 3। जब आर बराबर 3 आ गया, हमें 2r पूछा है, तो 2r बराबर 6, तो बस यही आपका आंसर है, 2r बराबर 6, आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। इसमें कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड था ये। नेक्स्ट देखिए सवाल को देखिए, ये क्या कह रहा है सवाल, 1 मिनट, ये सवाल क्या कह रहा है इसे देखिए, मोहन एक टेबल को 2832 रुपये में बेच रहा है, उसने बेच दी, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य बताइए। देखिए बेहद आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस आप कैलकुलेशन थोड़ी हो सकती है आपको कभी डाटा ना कटे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखिए 2832 में बेचा है उसने, उसे लाभ कितना हुआ 18 रुपये का, 18% का, तो 118 की हो गई ये वैल्यू, ये लाभ है तो 118 का ये। अब हमें निकालना क्या है, तो उस टेबल का क्रय मूल्य निकालना है, तो हम 100 मान के चलते, तो हमने मान लिया 100 का वो है, क्रय मूल्य 100 है इसका, तो 118 से ही काटिए, कितने बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 2 बार काटना, 118 दूनी 236 होते हैं, तो ये 283 हैं, और 236 इसमें से निकालेंगे हम, तो 13 में 6 गए 7 बचे, यहाँ 7 में 3 गए 4, यहाँ 47 बचे, तो ये 2 बार काट दिया मैंने, 2 बार कटा, बचे कितने 47, 47 मैं यहाँ लिख देता हूँ 47, पीछे ये 2 रहे तो थे ये। अब इसे 118 से काटना मुझे, देखिए तो ये 4, ये 18 चौक 72, एक और 1 चौक 4, तो ये 4 बार पूरा कट रहा है, तो ये 4 24 हो गया, तो बस 24 के पीछे ये 2 जीरो और लगा दीजिए, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया 24,000। देखिए कितना आसान था, 24,000 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए कितना आसान सवाल पूछा है एसएससी जीडी में, कि 40 से 50 के बीच अभाज्य संख्या बताइए, तो कौन नहीं बता सकता, एक 41 होता है 41, एक 43 हो सकता नहीं है, और एक 47 है। तो देखिए 50 और इसके बीच कितने हुई, 3 संख्या होंगी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है।
चलिए ये हमारे क्लास पूरी, आज हमारे पूरे 20 क्वेश्चन समाप्त हुए यहाँ पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आने वाले समय में आपकी इसकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें ही पता चले कि हाँ मैथ की क्वालिटी यहाँ मिल रही है। देखिए क्वांटिटी भी है, एक 1 मिनट मैं आपको बताना चाहूँगा। क्वांटिटी हर जगह आपको मिलेगी। क्वांटिटी जब कोई है यूट्यूब पर तो क्वांटिटी तो लेकर आएगा, लेकिन क्वालिटी ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपको। देखिए क्वांटिटी ठीक है, लेकिन क्वालिटी भी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। क्वालिटी कैसी है आपके साथ, आपको क्वालिटी कैसी मिल रही है, क्योंकि एग्जाम में टू द पॉइंट चलना पड़ता है और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है, प्रेशर भी हैंडल करना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।